son could claim the resources, including the throne in the case of king, their father when the latter died. Most ruling dynasties, 6th century BC onwards, claimed to follow this system, although there were the variation in practices. Sometimes there were no sons in some situation. Brothers succeeded one another. Sometimes other kinsmen claimed the throne, and in very exceptional circumstances, women such as Prabhavati Gupta exercised power. The concern with the paterlineage was not unique to ruling families. It is evident in mantras, in ritual text such as Rig Vedas. It is possible that these attitudes were shared by the wealthy men and those who claimed high status, including Brahman also. Clearly explained कि पिता या राजा की अनुपस्थिति में राजा का बड़ा पुत्र या राजा का बड़ा पुत्र के अलावा राजा के द्वारा अपॉइंट किए गए कोई व्यक्ति अथवा राजा का भाई अथवा राजा के भाई का पुत्र और कभी कभी तो राजा की पुत्रियां भी. Minded, I am focused. The daughter of the king also practices the power of king in the exceptional cases. We have evidence. The प्रभावती गुप्ता के एविडेंस को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं. जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री थी और रुद्रसेन वाकाटक डायनेस्टी में की पत्नी थी. When I taught the Gupta dynasty, मैंने बात की थी प्रभावती गुप्ता की और मैंने कहा था रुद्रसेन अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया और फिर वह अपने पुत्रों की संरक्षिका के रूप में शासिका बनी. हु? प्रभावती गुप्ता क्या थी? मैंने आपसे कहा था धर्मशास्त्र और धर्म शक्तियों में क्लियर मेंशन है कि वीमेन्स हैव नो राइट टू प्रॉपर्टी. संपत्ति का अधिकार नहीं है. कुछ को छोड़ के, एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के. मैंने आपसे सौदायिक और असौदायिक की बात की थी. मैंने कहा था कि जो गिफ्ट वीमेन्स की फैमिली से मिलते हैं सिर्फ उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकती है, बाकी किसी प्रॉपर्टी को यूज करने का अधिकार वीमेन्स को नहीं है. लेकिन हम यहां पे देख रहे हैं कि प्रभावती गुप्ता खुद सिंहासन पे बैठ रही है और अपने सुपरविजन में वाकाटक डायनेस्टी को रूल कर रही, शासन चला रही. और इन चीजों को समझने के लिए, पैटरलिनी व्यवस्था को समझने के लिए हमें एक कहानी पे ध्यान देना पड़ेगा. स्टोरी महाभारत की है. इट इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक सोर्स, आई थिंक 2, in which clear mention about the story of Mahabharata, where there is in one family there is 2 sons, Dhritarashtra and Pandavas. Dhritarashtra was physically disabled. He was blind. Even he was eldest son. But having seen their disability, his younger son was throned. That is the point for conflict. ये विवाद का विषय बन जाता है. लेटर, बाद में, धृतराष्ट्र अंधा होने के चलते उसको राजा नहीं बनाया था. पांडव, जो पांडु था उसका छोटा भाई, वो गद्दी पे बैठते हैं. लेकिन थोड़े ही समय में पांडु की भी मृत्यु हो जाती है. अब फिर एक बार अंधे पुत्र, बड़े पुत्र धृतराष्ट्र को गद्दी पे बैठा दिया जाता है. धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र होते हैं. धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जिन्हें कौरव कहा गया और पांडु के 5 पुत्र जिन्हें पांडव कहा गया. धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में
बड़ा लड़का दुर्योधन, Duryodhan claimed that I am eldest son of the king Dhritarashtra. So that's why after Dhritarashtra I will the legal right to get the monarchy. राजतंत्र को राजशाही को प्राप्त करने का लीगल अधिकार है। मैं बैठूंगा, आई विल enthroned on the particular place where my king, where my father king seated, जहां मेरे पिता बैठते हैं वहां मैं बैठूंगा। ये बात वो दुर्योधन क्लेम करता है, लेकिन क्योंकि उसका छोटा भाई पांडव भी गद्दी पे बैठ चुका होता है और पांडव का पुत्र, पांडु का बड़ा पुत्र युधिष्ठिर जो धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र दुर्योधन से उम्र में बड़ा होता है। इट मीन्स दोनों भाइयों में एल्डेस्ट सन के रूप में अगर देखें तो युधिष्ठिर बड़े थे और युधिष्ठिर इसलिए क्लेम करते हैं कि नहीं, युवराज तो हम बनेंगे, शासक तो हम बनेंगे, और यही दोनों के बीच विवाद का विषय बनता है। यहां पे दोनों बात सही थी। अगर हम पैटर्नली सिस्टम से देखें तो पिता की मृत्यु के बाद पिता का बड़ा लड़का ही गद्दी पे बैठेगा। तो इस स्थिति में दुर्योधन की डिमांड तो कंप्लीट थी कि राजा धृतराष्ट्र से, धृतराष्ट्र के मरने के बाद दुर्योधन गद्दी पे बैठते। लेकिन अगर हम पूरी स्टोरी को समझें तो हमें कहीं न कहीं युधिष्ठिर का भी जो डिमांड थी वो जेन्युइन लगती है, लीगल लगती है, क्योंकि वो भी राजा के पुत्र थे और उम्र में दुर्योधन से बड़े थे, इसलिए राज पे अधिकार उनका होना चाहिए। और इसी को लेके महाभारत हुआ, महाभारत की लड़ाई चली और महाभारत की लड़ाई में फाइनली कौरव पराजित हुए, पांडव विजयी हुए और युधिष्ठिर गद्दी पे बैठे। लेकिन इसमें बड़ी हानि उठानी पड़ी, एक ही परिवार के बहुत सारे लोग मारे गए। खैर, ये महाभारत की स्टोरी है। इस स्टोरी से हमें एक चीज क्लियर हुआ, पैटर्नली सिस्टम। इस पैटर्नली सिस्टम में हमने देखा कि पिता के बाद उसके बड़े पुत्र या कजिन्स, चचेरे भाई, ममेरे भाई गद्दी पे बैठ रहे हैं और महाभारत में इस बात को क्लियर एक्सप्लेन कर देता है। ये है पैटर्नली सिस्टम, ये है एक प्रतिसत्तात्मक व्यवस्था। इसके बाद प्रतिसत्तात्मक व्यवस्था में महाभारत को देखते हुए आप खुद से, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इन चीजों को समझिए और इस पे एक स्टोरी को, महाभारत स्टोरी के बारे में और कंपाइलेशन ऑफ महाभारत बुक कैसे कलेक्ट किया गया, जैसा कि मैंने प्रीवियस टॉपिक में इसको पढ़ाया था कि वीएस सुखतांकर ने किस तरीके से 47 साल के अथिक परिश्रम के बाद 13,000 पेजेस में इसको कंपाइल किया। कैसे किया, क्या क्या स्टोरी थी, क्या क्या उनके सामने स्ट्रगल हुए, कौन कौन सी समस्याओं को झेलना पड़ा, इन सारी चीजों पे आप एक प्रोजेक्ट बनाइए। महाभारत की स्टोरी को, महाभारत की स्टोरी में आगे हम और सारी बिंदुओं पे ध्यान देंगे। स्टोरी ऑफ एकलव्य, स्टोरी ऑफ घटोत्कच, हिडिंबा एंड भीम, और स्टोरी ऑफ द्रोणाचार्य। हम इन चीजों पे विस्तार से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वहां हम देखेंगे कि किस तरीके से मैरिज सिस्टम, नेक्स्ट टॉपिक जो मैरिज सिस्टम है, मैरिज सिस्टम को कंटिन्यू हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैरिज क्या थी, विवाह सिस्टम, और विवाह सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, क्या रूल्स थे, कौन कौन से नियम बनाए गए विवाह को एक व्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए। इन सारी चीजों पे वी विल डिस्कस ऑल द टॉपिक्स इन द नेक्स्ट वीडियो। बट what I feel that I have to give you a little bit information about marriage system. Marriage system, विवाह क्या थी? In our धर्मशास्त्र एंड धर्मस्मृति there were 8 type of marriage. 8 प्रकार के विवाहों की बात की गई है। मनुस्मृति, in the स्मृति, in the धर्मशास्त्र and धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र in the धर्मशास्त्र, that is the very important text, Manusmriti, which was compiled in 2nd century BC to 2nd century AD,
एंड देयर आर अदर वेरियस धर्मशास्त्र, याज्ञवल्क स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, दाय भाग, मिताक्षरा, एंड देयर आर सो मेनी टेक्स्ट which set the rules and regulation of the society. Behalf of that, our society run now till today also. आज भी हम उसी नियमों के आधार पर चल रहे हैं, कमोबेश थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस, पैशाच, मैंने 8 प्रकार के विवाह कांटे की। ब्रह्म, दैव तथा आर्ष, प्रजापत्य तथा सुरौ, गांधार्वौ राक्षसौ च, पैशाचाष्टकमो मता। विवाह के 8 टाइप्स थे। आपके बुक में विवाह के 4 टाइप्स की बात की गई है। फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इन 4 प्रकार के विवाहों पे चर्चा किया गया है। हम आपको 8 प्रकार के विवाहों के बारे में बताएंगे। हमने टाइप्स ऑफ फीचर्स ऑफ विवाह, हम आप यहां यह भी बात करेंगे कि किस तरीके के विवाह थे, व्हाट इज द एक्सोगेमी, एंडोगेमी, पॉलीहेंड्री, पॉलीगैनी, टाइप्स ऑफ मैरिज, इन चीजों पे भी। और फिर हम गोत्र के बारे में पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द गोत्र, विमेन्स गोत्र। गोत्र क्या था, महिलाओं के गोत्र क्या थे, और गोत्र की क्या व्यवस्था रही होगी, गोत्र कैसे बनते होंगे, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। गोत्र क्या पूरी तरीके से वैवाहिक सिस्टम पे लागू होते थे, क्या एक गोत्र में शादियां होती थी, इन सारे प्रश्नों पे वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे मैरिज सिस्टम पे। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।